Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of April 2024. 16 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आज हो सकता है यूपीएससी का रिजल्ट भी है, तो ऑल द बेस्ट टू यू जो लोग दे रहे हैं। तो 3-4 स्टूडेंट हमारे भी हैं जो इस बार इंटरव्यू दिए हैं, तो आई होप यू ऑल सक्सीड। एंड जो हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं अगर वो दे रहे हैं तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सबने बहुत मेहनत की है ना, तो सबका सिलेक्शन होना भी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टार्ट करेंगे एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले सवालों के साथ छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट तो अच्छा है ही, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। एक लाइक और एक कमेंट, प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, है ना। तो आज अपन अगर 100, 150, 200 लाइक तक पहुंचे तो अच्छी बात रहेगी। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेपी कोलंबो मिशन। तो बेपी कोलंबो मिशन के बारे में आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द फर्स्ट मिशन एवर टू ऑर्बिट मरकरी। दूसरा कह रहा है द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स कंपोजिशन। तीसरा कह रहा है इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ईएसए एंड नासा के बीच का। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, 3, ऑल 3 या नन ऑफ द अबव, मतलब कि कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी पूछ रहा है। तो इसका आप आई होप आप लोग आंसर करेंगे। देख लीजिए, फिर स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है केवल एक स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखो गलत है। इट इज द सेकंड मिशन टू ऑर्बिट मरकरी। पहला जो था वो मेराइनर 10 नाम का था, नासा का मिशन था। मेराइनर 10, MARINER 10, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपोजिशन। तीसरा स्टेटमेंट फिर गलत है, क्योंकि ये ईएसए और जाक्सा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज जो स्पेस एजेंसी है उसके बीच का कोलैबोरेशन है, जाक्सा और ईएसए, ना कि नासा और ईएसए। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। इसको रिसेंटली स्टैब्लिश किस स्टेट में किया गया है? खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ऑप्शंस आर ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है डी गुजरात में। फाफड़ा, खाफड़ा, ये सारे तो गुजरात में ही ज़्यादातर रहते, तो खावड़ा भी वहीं होना चाहिए था। कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते थे। तीसरे सवाल पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीडीपी सुरक्षा। तो सीडीपी सुरक्षा मैंने जैसा पढ़ाया हुआ है वही क्वेश्चन है ये। अब जो मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद है तब तो ठीक है, आप कर पाएंगे। नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट है इट इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इंस्टेंट डिस्पर्जल ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर्स इन देयर बैंक अकाउंट बाय यूजिंग ई-रूपी वाउचर। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि द सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म यूजेस ई-रूपी वाउचर्स फ्रॉम द एनपीसीआई। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप अटेम्प्ट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है बोथ, दोनों ही सही है। पहला मैंने आपको बताया था कि सीडीपी सुरक्षा हॉर्टिकल्चरल जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी देने के लिए क्विक डिसबर्सल ऑफ सब्सिडी टू देयर बैंक अकाउंट, और इसमें ई-रूपी वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एनपीसी यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। ये तीनों सवाल आपने कर लिए होंगे। आते हैं फ्रंट पेज की न्यूज के साथ। इंडिया विल गेट अबव एवरेज रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून सेज द IMD, यानी कि इंडियन जो आपका मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि इंडिया को अबव एवरेज रेनफॉल मिलेगा साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है ना। बड़ा सवाल आता है कि भैया अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है, हम जानते कैसे, मतलब कैसे डिटरमाइन करेंगे, या क्या रेनफॉल को कैटेगराइज करने का क्राइटेरिया है। तो इसका बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। एक तो टर्म होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये टर्म याद रखना, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, और उसी के बेसिस पे फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी निकाला जाता है, ठीक है ना, कि एवरेज होगा, अबव एवरेज होगा, क्या होगा। देखो क्या करते हैं ना कि जितना भी रेनफॉल है उसका हम 50 सालों का एस्टिमेटेड डेटा लेते हैं, 50 ईयर्स का एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो एवरेज चल रहा था वो 88.1 चल रहा था पहले, 88.1, और ये 1961 से 2010 का एवरेज था, ठीक है ना। तो पहले लॉन्ग पीरियड एवरेज कितना था, 88.1, और ये था 1961 से 2010 के बीच का। अभी रिसेंटली इसको चेंज किया गया है और LPA जो है अब वो एवरेज रेनफॉल है
1971 से 2020 ताकि लेटेस्ट एस्टिमेट्स मिल सके। तो 1971 से 2020 में जब अपन आएंगे तो देखेंगे कि अब जो एलपीए आता है यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज आता है वो 87 सेंटीमीटर आता है। तो देखो कि सेंटीमीटर घट भी गया, तो इससे अपने को ये भी पता चलेगा कि लॉन्ग पीरियड एवरेज कंटिन्यूसली घटता जा रहा है। एक्चुअली इसके पहले 89 था, फिर 88 पे आया, अब 87 पे आ चुका है। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं पीरियड, वैसे वैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक तो लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाल लिया आपने रेनफॉल, तो 87 सेंटीमीटर है वर्तमान की। अब इसी लॉन्ग पीरियड एवरेज जो रेनफॉल है इसके परसेंटेज के बेसिस पे हम निकालते हैं कि रेनफॉल कैसी होगी। तो अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज से 90% या उससे कम रेनफॉल हो रही है, मतलब कि अगर मान लो एलपीएस 100 होता, एलपीएस 100 तो मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझाने के लिए, तो अगर 90 से कम हो रही है, उसके 90% से कम हो रही है तो डेफिशिएंट रेनफॉल है, ठीक है ना। अगर 90 से 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज हो रही है, मतलब 90% टू 96% ऑफ दिस 87 सेंटीमीटर, तो आपकी बिलो नॉर्मल हो रही है। अगर 96 से 104 हो रही है, अगर 96 से 104% हो रही है ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, ये परसेंटेज में बात चल रही है, ये 90 टू 96 सेंटीमीटर नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ एलपीए है। तो अगर 96 टू 104% ऑफ एलपीए हो रही है तो नॉर्मल है। अगर 104 से 110% हो रही है एलपीए की तो फिर वो अबव नॉर्मल है। और अगर 110% से ऊपर होगी, जिसमें नहीं लिखा है बता दूं, वो तो एक्सेस रेनफॉल होती है। तो 110% के ऊपर अगर हो रही है एलपीए की तो वो एक्सेस रेनफॉल कहलाती है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज थी, ये जानना भी जरूरी था। मूव करते हैं पीछे से, हम न्यूज एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो बुंडेसलीगा जो कि जर्मन जैसे ला लीगा होता है तो स्पेनिश है, प्रीमियर लीग है आपका ये इंग्लैंड वाला, और उसी तरीके से जो लीग 1 है वो आपका फ्रेंच है, ठीक है ना। उसी तरीके से जर्मन है बुंडेसलीगा। तो इस बार आई थिंक बायर्न लेवरकुशन ने इस बार जीता है ना। जाबी अलोंसो उनके कोच जो नए बने हैं, जाबी अलोंसो प्लेयर भी बहुत अच्छे थे और अब कोच भी बहुत अच्छे बन चुके हैं। तो ही हैज वॉन दिस बुंडेसलीगा फॉर बायर्न लेवरकुशन। अदरवाइज बायर्न म्यूनिख ही हर बार जीत रही थी ना, वो लेवेंडोस्की वाली जो पहले टीम थी। तो अब इस बार बायर्न लेवरकुशन ने जीता है, तो दैट इज वन थिंग। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। तो यहाँ पे आपको एक न्यूज दिख रही होगी, टेपाज आईपी इंक्रोचमेंट अ न्यू बैरियर टू इंडिजिनस इनोवेशन, ठीक है ना। तो अब एक्चुअली है क्या ये, हम टेपा क्या है पहले ये देख लें। तो टेपा इज एक्चुअली द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये ईएफटीए नेशंस यानी 4 जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले नेशंस हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, उनके साथ किए गए हैं। ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये 4 कंट्रीज हैं आपकी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिचेस्टीन, ठीक है ना। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिचेस्टीन के साथ किया गया है। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया कि बहुत सारे कंसेशंस जो हैं वो दिए गए हैं टू दीज ईएफटीए नेशंस, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपी राइट्स हैं। तो वो कंसेशंस जो है वो इंडिया की जो पहले पॉलिसी हुआ करती थी उससे एक थोड़ा हमने चेंज किया है ना। अदरवाइज अभी तक हम आईपी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा लेवरेज या बहुत ज़्यादा कंसेशंस देते नहीं थे, बट दिस टाइम वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ कंसेशन। अब कैसे कंसेशंस दिए हैं वो देख लेते हैं पहले। तो पहला है फास्टर पेटेंट ग्रांट एग्रीमेंट जो है वो इट एम्स टू एक्सपेडाइट द पेटेंट अप्रूवल प्रोसेस, तो पूरी प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया गया है। देन वीकर प्री ग्रांट अपोजिशन, तो द एबिलिटी ऑफ इंडियन एंटिटीज टू चैलेंज अ पेटेंट एप्लीकेशन बिफोर अप्रूवल माइट बी वीकेंड। तो इस बार हमने ये कर दिया कि जो ईएफटीए नेशंस के साथ अगर मतलब ईएफटीए नेशंस के थ्रू अगर कोई पेटेंट के लिए आ रहा है तो हम उसको अप्रूवल देने तक बहुत ही मुश्किल से चैलेंज कर पाएंगे, है ना। तो मतलब फास्ट अप्रूवल है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस कारण से हो सकता है कि चैलेंज जो करना है पेटेंट्स को वो प्रोसेस थोड़ा वीकन हो जाए। देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमने रिड्यूस कर दिए। तो फॉरेन कंपनीज में हैव लेस ऑब्लिगेशंस टू डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट देयर पेटेंट एप्लीकेशंस, तो पूरी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देन लूजर वर्किंग रिक्वायरमेंट्स, तो पेटेंटीज माइट फेस लेस प्रेशर टू मैन्युफैक्चर पेटेंट प्रोडक्ट्स इन इंडिया
ऑब्वियसली बात है, अगर अगर हमने बोला कि पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में मत, मतलब अगर एक तो कंडीशन हम डाल देते कि भैया पेटेंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, तो एटलीस्ट हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता। बट अगर हमने ये बोल दिया कि नहीं, हमने कोई कंडीशन नहीं डाली, ठीक है आप कहीं पे मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो हो सकता है इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया में ना हो, है ना। तो ऑल दीज आर द कंसेशंस गिवन अंडर दिस टेपा, एंड यही कंसेशंस जो है इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम इंडियाज पास्ट पोजीशन, जो कि पहले इंटरनेशनल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था। अब ऑथर ने कहा है कि भैया देखो, पहली चीज तो इसमें स्क्रूटनी कम हो गई है। ऑब्वियसली बात है, जब आपने ये कह दिया कि डिटेल्स कम दो, ज़्यादा डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट अप्रूवल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है स्क्रूटनी आपकी डिक्रीज हो गई है। इसके अलावा फोकस आपका है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सको। इससे दिक्कत क्या होगा कि आपका जो डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दीज कंसेशंस आर अनबैलेंस्ड कंसेशंस, तो एक तरीके से ये अनबैलेंस्ड कंसेशंस हैं। एंड क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने यहाँ पे यूके EFTA के साथ तो कर दिया, लेकिन बाकी जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ आपने ऐसा नहीं किया है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड ये एक दिक्कत है क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनमें थोड़ा हिंड्रेंसेज आना शुरू हो जाएं, पेटेंट को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट्स बढ़ने शुरू हो जाएं, तो ये कुछ फ्यूचर आउटकम्स हो सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस आर्टिकल में जो था वो मैंने आपको बता दिया, पेटेंट्स के रिगार्डिंग जो भी इशू था। अगला है नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इंडियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम टू राइज बाय अ फिफ्थ इन 2025 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, कहना है कि जो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम है इट विल राइज बाय फिफ्थ इन फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है ना। अच्छा, इस न्यूज आइटम में दो टर्म्स हैं, एक है यूनिकॉर्न और दूसरा है सूनिकॉर्न्स। तो दोनों मैं आपको बताता हूँ। यूनिकॉर्न्स ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा का है। ऐसी प्राइवेट कंपनीज, द प्राइवेट companies whose valuation is over $1 billion, they are unicorns, ठीक है ना। दे आर रेयर एंड सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। इंडिया के पास लगभग 112 यूनिकॉर्न्स है, कंबाइंड टोटल वैल्यूएशन लगभग $350 बिलियन के आसपास है। सूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? तो दे आर द स्टार्टअप्स ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग यूनिकॉर्न, मतलब सून टू बी यूनिकॉर्न्स एक तरीके से। सूनिकॉर्न्स आर सून टू बी यूनिकॉर्न्स, दे आर द स्टार्टअप्स ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग यूनिकॉर्न्स। इनका वैल्यूएशन $600 मिलियन से लेकर के $930 मिलियन तक होता है। एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द यूनिकॉर्न क्लब सून, जैसे कि बुक माई शो हो गया, या पेमेट हो गया, निंजा कार्ट हो गया, बिज ऑन गो हो गया। तो इस तरीके से ये सूनिकॉर्न्स है, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। अ फिफ्थ मतलब 1/5 है, 20% मतलब 1/5 है ना, इन फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है ना। एंड फिनटेक जो रहेगा, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो रहेगा, इट विल बी द मेजर ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ, ठीक है ना। एंड सूनिकॉर्न्स जो है वो मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो इसमें यूनिकॉर्न्स और सूनिकॉर्न्स दोनों याद रखना, उनके क्राइटेरियाज भी याद रखना है, ठीक है ना। अगला है हाउ डज द हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन हैपन, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन होता है। बहुत ही प्यारा ये भी आर्टिकल है, इसमें कुछ टर्म्स हम सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, हीट प्रेशर जो होता है वो डेड ऑर्गेनिजम्स को कंप्रेस करता है, तब जाकर के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। दे आर ट्रैप्ड इन द रॉक फॉर्मेशन, है ना। ऑब्वियसली बात है, मैंने कई बार आपको बताया भी कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं दे आर बेसिकली नोन फॉर हैविंग दीज हाइड्रोकार्बन्स, है ना। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में अलग अलग सेडिमेंट्री बोलते हैं, उसमें लेयर्स जमती रहती है ना। सेडिमेंट्री तो आपको पता है ना कि लेयर्स जमती रहती हैं, तो वो भी एक तरीके से बार बार लेयर बाय लेयर इसमें रॉक में ट्रैप्ड रहते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स भी, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब हाइड्रोकार्बन्स को लोकेट कैसे करते हैं देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एग्जिस्ट अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड होते हैं, या तो नेचुरल गैस के फॉर्म में होंगे, कोल के फॉर्म में होंगे, क्रूड ऑयल के फॉर्म में होंगे, या पेट्रोलियम के फॉर्म में होंगे। दे आर ट्रैप्ड इन रॉक फॉर्मेशंस विद एन इनपरमिएबल लेयर ऑन द टॉप। तो ये रॉक फॉर्मेशंस में ट्रैप होते हैं, ऊपर एक इनपरमिएबल लेयर होती है। इनपरमिएबल मतलब जिसको कि आप इसे, जिसमें कि पानी परकोलेट ना करे, है ना। देन पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट असेस दीज रॉक्स फॉर पोरोसिटी, मतलब जैसे जब पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट होते हैं वो रॉक्स को उसमें एसेस करते हैं कि कितनी पोरोसिटी है, कितना वो ऑयल होल्ड कर सकते हैं, कितनी परमिएबिलिटी है। अब एक टर्म याद रखिएगा, कीरोजन। कीरोजन इज द ऑर्गेनिक मैटर इन द रॉक्स। कीरोजन क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर इन द रॉक्स, एंड इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का प्राइमरी सोर्स कीरोजन होता है। कीरोजन इज द ऑर्गेनिक मैटर इन द रॉक्स,
एंड 3 तरीके के कीरोजन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन के बेसिस में 3 तरीके के कीरोजन होते हैं। एक है लेकुस्ट्रीन या लेक, दूसरा है मेरीन यानी कि जो ये समुंदर और नदियां पानी ये सब हो गया, एंड थर्ड है लैंड इकोसिस्टम। तो ये 3 तरीके के कीरोजन हो गए। कीरोजन इज द ऑर्गेनिक मैटर इन द रॉक्स, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। एंड जिस रॉक में कीरोजन होता है उसको हम सोर्स रॉक बोलते हैं, क्योंकि वहीं से फिर हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, तो उसी को हम सोर्स रॉक बोलते हैं। तो कीरोजन याद रखना, सोर्स रॉक याद रखना, ठीक है ना। अब एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस अगर हम बोले तो ड्रिलिंग इंजीनियर्स जो होते हैं पहले एक प्रोडक्शन वेल बनाते हैं, दे क्रिएट अ प्रोडक्शन वेल टू ड्रेन द रिजर्वायर, ठीक है ना। तो ड्रिलिंग इंजीनियर्स की मदद से प्रोडक्शन वेल बनाया जाता है। द फर्स्ट टास्क इज टू क्रिएट अ प्रोडक्शन वेल, एंड द प्रोडक्शन वेल इज द प्रिंसिपल होल थ्रू विच द रिजर्वायर विल बी ड्रेन्ड टू द सर्फेस। तो ये रिजर्वायर को ड्रेन करने के लिए जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन वेल जो है, इट इज द प्रिंसिपल होल। ये प्रिंसिपल होल को ही प्रोडक्शन वेल बोलते हैं अपन, ठीक है ना। एंड द वेल इज ड्रिल्ड विद अ ड्रिल बिट, एक ड्रिल बिट की मदद से इसको ड्रिल किया जाता है। द प्रेशर ऑफ द ड्रिलिंग फ्लूइड इज क्रूशियल टू प्रिवेंट हाइड्रोकार्बन फ्रॉम इरप्टिंग, एंड ड्रिलिंग फ्लूइड रहता है उसमें। अब क्या करते हैं, रॉक कटिंग का जो पूरा वो है डेप्थ है और उसको स्टडी किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, इसको बोलते हैं मड लॉगिंग। द प्रोसेस नोन एज द मड लॉगिंग, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द रॉक कटिंग्स बाय डेप्थ एंड स्टडीइंग देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मड लॉगिंग। फिर इसके बाद प्रोडक्शन स्टेज पे आते हैं। तो एक बार ड्रिलिंग हो जाए तो प्रोडक्शन वेल इज कंप्लीटेड बाय परफोरेटिंग द केसिंग टू अलाउ हाइड्रोकार्बन्स टू फ्लो इन इट। उसका ड्रेनिंग की प्रोसेस शुरू होती है। प्रोडक्शन वेल के कुल मिला के 3 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी के बाद फिर पूरा जो हाइड्रोकार्बन है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। एंड एक बार वेल जो होती है, जो प्रोडक्शन वेल होती है, जब एक तरीके से वो पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो वो वेल अबैंडनमेंट कहलाएगा, उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। इफ इट इज नॉट प्रॉफिटेबल एनी लॉन्गर, द प्रोडक्शन वेल विल बी अबैंडन्ड, एंड उसी को अबैंडनमेंट बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल भी। तो हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन मैंने आपको बताया, कीरोजन आपको बता दिया। अब देख लो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सर नोट से बता दिया आपने तो ऐसा क्या, वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है इसलिए मैं वहाँ चला गया था। देखो लेकिन लिखा वही है, प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कीरोजन। कीरोजन कैन बी डिपॉजिटेड फ्रॉम 3 पॉसिबल सोर्सेज। ये मैंने आपको बताया, लेक या लेकुस्ट्रीन, मैरीन इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। कीरोजन के मतलब जो भी चीज़ें थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, इसलिए ये मत सोचना कि क्या चीज़ है क्या। देखो ये वही सारी चीज़ें हैं। क्रिएट अ प्रोडक्शन वेल, प्रिंसिपल होल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द रॉक्स कटिंग बाय डेप्थ एंड स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड मड लॉगिंग, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगले टॉपिक पे आते हैं, सियाचिन द 40 years ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। अब सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत को 40 साल हो गए, उसका एक एनालिसिस आया है ये। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। इट्स अ वेरी हार्श एंड स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप। लगभग 15,632 फीट पे लोकेटेड है। सियाचिन इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, इसको वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहा जाता है। इट बॉर्डर्स पाकिस्तान ऑन वन साइड एंड चाइना ऑन द अदर साइड। एंड इसका जो बाल्टी लैंग्वेज है उसमें इसका मतलब होता है, सिया का मतलब होता है लैंड ऑफ रोजेस, है ना। एंड चेन का मतलब होता है इन अबंडेंस, तो इट इज द लैंड ऑफ रोजेस इन अबंडेंस, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड जोन भी रहा है ये, है ना, क्योंकि 2 ऐसे ट्रबल मेकर्स के बीच में है ये, चाइना और पाकिस्तान, जो कि हमारा का भी भला चाह ही नहीं सकते। तो सियाचिन रीजन जो है वो अनमार्क्ड था। 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में और पाकिस्तान के हेड के बीच में। तो 1972 के शिमला एग्रीमेंट में सियाचिन रीजन वाज लेफ्ट अनमार्क्ड, एंड इंडिया जो है इट क्लेम्स द एरिया बेस्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर एसेशन एग्रीमेंट, while पाकिस्तान क्लेम्स इट बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। तो ये दिक्कत है कि दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है इंडिया और पाकिस्तान का वो डिफरेंट है। एंड पाकिस्तान वही अटेम्प्ट करता रहता था कि बार बार सियाचिन में यहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता था। तो हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया था ताकि हम कैप्चर कर सकें इस ग्लेशियर को पूरी तरीके से। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरीके से कैप्चर करने के लिए किया गया था। और इसमें मेन जो अकम्पलिशमेंट हुआ था वो बिलाफॉन्ड ला, जो कि 18,000 एल्टीट्यूड पे है, 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पे, उसको कैप्चर किया गया था कैप्टन संजय कुलकर्णी के द्वारा। तो ये एक बड़ा यहाँ से स्टार्ट माना जाता है 1984 में। फिर 1987 में हमने ऑपरेशन राजीव के अंतर्गत क्वैद पोस्ट था, क्वैद पोस्ट
QUAID क्वैद पोस्ट, बाद में इस क्वैद पोस्ट का नाम बदल करके बाना टॉप रख दिया गया था इन दी ऑनर ऑफ नायब सूबेदार बाना सिंह। याद रखेगा नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र भी दिया गया है फिर, तो याद रखेगा बाना टॉप जो है वो क्वैद पोस्ट था पहले, उसको 1987 में ऑपरेशन राजीव के अंतर्गत कैप्चर किया गया था। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 2003 तक चला, जिसके कारण ऑपरेशन मेघदूत इज द लॉन्गेस्ट ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड। तो इट इज द लॉन्गेस्ट ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड, और अब इसको 40 साल हो चुके हैं स्टार्ट हुए 1984 जो इसकी डेट मानी जाती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो सियाचिन रिमेन्स अ सिंबल ऑफ अनरिजॉल्व्ड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, and finding a solution will require addressing strategic concerns of both the sides। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे इंडियाज आर्कटिक इम्पेरेटिव, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, देखो बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है। मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि इस बार इंडिया ने पहली बार विंटर एक्सपीडिशन किया है आर्कटिक का। अदरवाइज होता क्या था कि हम हमेशा समर में जाते थे, इस बार विंटर एक्सपीडिशन किया है हमने आर्कटिक का। हमारा वहाँ पे रिसर्च स्टेशन हिमाद्री है, आर्कटिक में लोकेटेड है, स्वेलबार्ड नॉर्वे में। यहाँ देखो लिखा भी है हिमाद्री, इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस विच इज़ इन स्वेलबार्ड नॉर्वे। तो यहाँ पे हम गए हैं इस बार विंटर रिसर्च करने। एक और चीज़ आपको बता दें कि आर्कटिक काउंसिल में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस है, याद रखिएगा इंडिया इज हैविंग ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने जो ये ट्रांजिशन किया, मतलब पहले हम सिर्फ समर में करते थे, नाउ वी हैव शिफ्टेड दैट टू द विंटर एक्सपीडिशन। देखो लिखा भी है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो हमने चेंज किया क्यों? सबसे पहली बात तो हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत फास्टर हो रहा था। लोग ये भी कह रहे थे कि आर्कटिक जो है वो पोटेंशियली मतलब वार्मिंग के कारण पिघल जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, ये सारी चीज़ें। दूसरा, ओपनिंग ऑफ आर्कटिक शिपिंग रूट्स, जैसे कि नदन सी रूट है, स्टार्ट हो रही है, तो इंडिया यहाँ का भी फायदा उठा सकता है ट्रेड इन सब में। तो आर्कटिक शिपिंग रूट्स के खुलने के कारण भी इंडिया ने किया। देन जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस आर ऑलवेज देयर, है ना। तो चाइना रशिया ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे थे ऐसे रीजन में, तो हमको जाना ही था। अब ऑथर ने यहाँ पे इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है आर्कटिक के साथ वो बताया। तो ऑथर ने कहा जैसे स्वेलबार्ड ट्रीटी जो है 1920 में साइन की गई थी, इंडिया का कनेक्शन तब से है। तो इंडियाज कनेक्शन गोज टू आर्कटिक बैक टू 1920 विद द साइनिंग ऑफ द स्वेलबार्ड ट्रीटी। स्वेलबार्ड ट्रीटी को इंडिया में ने भी साइन किया था। देन 2007 में फर्स्ट इंडियन रिसर्च एक्सपीडिशन फोकस्ड ऑन आर्कटिक माइक्रोबायोलॉजी 2007 में था। 8 में इंडिया बिकेम दी ओनली डेवलपिंग नेशन अदर देन चाइना टू स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड आर्कटिक रिसर्च स्पेस, जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं। 2013 में हमको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला आर्कटिक काउंसिल में। 2014 में कमीशन मल्टी सेंसर मूल्ड ऑब्जर्वेटरी स्वेलबार्ड। 16 में एस्टैब्लिश एन एटमॉस्फेरिक लैबोरेटरी इन स्वेलबार्ड, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा। आर्कटिक काउंसिल जो है उसके मेंबर्स बता दूं, उसका फाउंडेशन 1996 में हुआ था। आर्कटिक काउंसिल एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर कोऑपरेशन ऑन आर्कटिक इशूज। मेजर स्टेट्स हैं कनाडा, डेनमार्क इंक्लूडिंग द ग्रीनलैंड एंड फरोए आइलैंड, देन फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। एंड इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला भी एडिटोरियल है, न्यू डेटा लॉ अ बैरियर टू जर्नलिस्टिक फ्री स्पीच। अब इस आर्टिकल में ऑथर ने कहा कि जो नया डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को इम्पैक्ट करेंगी। अब वो कौन सी चीज़ है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि जो लॉ है यानी कि डीपीडीपी है, इट रिक्वायर्स यूजर कंसेंट फॉर प्रोसेसिंग इट्स पर्सनल डेटा। एक यूजर कंसेंट चाहिए आपको उसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, विच कुड बी डिफिकल्ट फॉर जर्नलिस्ट टू ऑब्टेन फॉर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज। तो अगर कोई जर्नलिस्ट है, अगर वो कंसेंट लेने जाएगा तो आप कभी दोगे? कभी नहीं दोगे। आपको लगेगा साला पता नहीं क्या छीछा लेकर कर देगा ये न्यूज़पेपर में मेरी, तो इस कारण से आप उसको नहीं दोगे। तो ऑब्वियस बात है, दिस इज वाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज सीइंग अ थ्रेट बिकॉज ऑफ द न्यू डीपीडीपी एक्ट, है ना। एंड द गवर्नमेंट्स पावर टू access data from processors could compromise
सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डेटा को एक्सेस कर सकता है प्रोसेसर्स से, तो इससे सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी भी भंग हो जाएगी, है ना। एंड पब्लिकेशन के बाद भी इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स कुड पोटेंशियली डीम टू बी रिमूव्ड एंड डिमांड टू बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे ये भी है कि राइट टू इरेजर जो दिया है उससे जो पब्लिकेशन के बाद भी उसको डिलीट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑथर ने कहा कि पहले जो प्रीवियस ड्राफ्ट आया था डीपीडीपी का उसमें जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए एग्जेम्पशन दिया गया था, बट नाउ दैट एग्जेम्पशन हैज़ बीन रिमूव्ड इन द फाइनल लॉ। तो वो है, और यही कारण है कि लैक ऑफ क्लैरिटी है, एंड लैक ऑफ क्लैरिटी होगी तो ऑब्वियस बात है कैसे जर्नलिस्ट अपना काम करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके ऊपर एक मतलब क्या हिंड्रेंस टाइप का है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सोल्यूशन ऑथर ने कहा कि गवर्नमेंट कैन क्रिएट रूल्स एग्जेम्प्टिंग द जर्नलिस्ट फ्रॉम द डीपीडीपी एक्ट। तो रूल्स में ये लिखा जा सकता है कि भाई जर्नलिस्ट एग्जेम्प्टेड रहेंगे, और एक ट्रांसपेरेंट कंसल्टेटिव प्रोसेस लाई जानी चाहिए फॉर द फ्यूचर लेजिस्लेशन। जो आगे के आने वाले लेजिस्लेशन से वहाँ पे एक कंसल्टेटिव प्रोसेस को लाया जाए। तो दैट हैज़ बीन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।